देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह 8:35 पर आपके सामने हाजिर खिदमत रहने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ जब हम कलाम हो, जब आपके साथ हम ज्वाइन करें तो आपको बाखबर करें, उन हालात वाक़ात से बाखबर करें जो दुनिया भर के अंदर चल रही है, मुल्क के अंदर चल रही है, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। आज 1 नवंबर सन 2023 है और नवंबर की जहां पहली तारीख है वहीं पर आज हम आपको जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे हालात वाक़ात से भी बाखबर करेंगे जिन हालात वाक़ात पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। वो अदाद शुमार ज़मीनी सतह पर कहाँ पर है उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर कुछ मज़ीद मामलात मुल्की सतह के हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सबसे अहम और बड़ी खबर है जिस पर दुनिया भर की नज़रें, और आज 26वां दिन है उस कॉन्फ्लिक्ट का जिसे अब अरब कॉन्फ्लिक्ट अब कहते हैं, या जहाँ पर हम इसराइल और फ़लस्तीन की बात करते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान क्या कुछ हो चुका है वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर, इसराइल के अंदर क्या कुछ बयानात आ रहे हैं उससे भी आपको रोशनास करेंगे, और आलमी इदारे क्या कुछ कह रहे हैं उस पर भी आपको बाखबर करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी हमारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर ख़बर, तज्ज़िया और तबसरा आप पढ़ते भी हैं, बराह रास्त नशरियात देखते भी हैं। लेकिन इन राब्ता साइटों पर जब आप आते हैं और अपनी आरा और अपनी बात रखते हैं तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। आज कोशिश करेंगे कि 9:40 के बाद फ़ोन लाइन्स खुल पाएँ। कल भी हमने बड़ी कोशिश की थी लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर बात नहीं हो पाई, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि फ़ोन लाइन्स खुलें और मज़ीद कॉलर्स को शामिल प्रोग्राम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी आवाज़ और आपकी बात जो है वो हुकूमत तक पहुँच सके। फ़िलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। आज 1 नवंबर है और तारीख के पन्नों को पलट कर देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक लंबी चौड़ी तारीख जो हमारे पास रहती है, एक बहुत बड़ी तादाद में इंसिडेंट्स होते हैं माजी में, उनमें चंद इंसिडेंट्स और चंद वाक़यात को आपके सामने सुबह सुबह रखते हैं मेरे साथी आसिफ रशीद जो दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से, उसके बाद बैक टू बैक बड़ी खबरों से आपको बाखबर करेंगे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज नवंबर की पहली तारीख है, साल 2023 का 11वां महीना और पहले दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख के आईने में पता चलता है कि 1950 में आज ही के दिन चितरंजन के इंजन बनाने का कारखाना, भाप से चलने वाला इंजन जो पहली मरतबा बनाया गया, 1 नवंबर 1950 को ये कामयाबी माहिरीन को या मुतलका जो साइंटिस्ट हैं उनको मिली। 1956 में इसके 6 बरस बाद दिल्ली को मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत या यूनियन टेरिटरी आज के दिन करार दिया गया, तो आज फाउंडेशन डे भी है दिल्ली का। 1958 में उस वक्त की सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियाई तजर्बा किया और ये पहला इस तरह का वॉर वेपन इस्तेमाल करने की तरफ कोशिश सोवियत यूनियन की थी, जो यूएसएसआर भी कहलाती थी या जिसको बाद में रूस कहा जाने लगा। 1958 में ये पेशरफ्त आज के दिन हुई। इसके अलावा सन 1973 में आज ही के दिन मैसूर का नाम तब्दील किया गया। मौजूदा जो कर्नाटक रियासत है उसका पुराना नाम मैसूर था, ये तब्दीली नाम में आज ही के दिन आई 1 नवंबर 1973 को। 1985 में हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस आज के दिन पूरे मुल्क के अंदर शुरू हुई। ये पहला मौका था इस प्राइवेट इदारे की जानिब से या इस निजी कंपनी की जानिब से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस शुरू की गई। और बिलखुसूस जो आज आप देखते हैं कि जो रिलीजियस टूरिज्म की बात होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस का माना जाता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसकी खिदमात माता वैष्णो देवी या फिर मचील माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ तक हासिल की जाती रही। साल 2000 में 23 बरस कबल छत्तीसगढ़ की रियासत तश्कील आज के दिन हुई, यानी ये रियासत जिसको 23 बरस बने हुए आज मुकम्मल हो रहे हैं। यूटी को भी आज दिल्ली के अंदर जो बतौर यूटी बनाई गई, आज 1956 के बाद ये पहला मौका होगा जब आज आप देखेंगे कि मुल्क की सतह पर इस तरह की मुख्तलिफ रियासतों के मुतालिक प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भी आज अपने 23 बरस पूरे कर रही है। 1800 में आज ही के दिन जॉन एडमिन वाइट की जानिब से, आज जॉन एडमिस की जानिब से व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले अमरीकी सदर के तौर पर आज जिम्मेदारी ली गई। वो पहले ऐसे मुल्क के सदर थे जो इस खित्ते से आते थे जहां सिर्फ और सिर्फ आबादी 6000 के करीब बताई जाती है। साल 2012 में गूगल जीमेल दुनिया की सबसे मकबूल तरीन ईमेल सर्विस आज के दिन बना।
यानी 11 से 12 बरस अब इसको मुकम्मल हो जाएंगे। और गूगल की सबसे मकबूल तरीन जो अब तक कम्युनिकेशन में कोशिशें रही हैं उसमें जीमेल जो टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा रही है, फेसबुक के साथ साथ उसमें 2012 में आज के दिन कामयाबी गूगल को मिली। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में हिंदुस्तान और आलमी तारीख में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में या फिल्म से वाबस्ता लोगों की बात होती है। हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बातें आपके सामने रखते हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। आप अपने तासुरात या अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाते रहेगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके हमने आगे बढ़ना है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज हमास के हवाले से, गजा जंग के हवाले से। ताज़ा तरीन अपडेट 26वें दिन क्या है, सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। चलिए जनाब, खबरों का आगाज़ करते हैं और मशरिकी वस्ता यानी उस जंग ज़दा इलाके से जहां पर इस वक्त दुनिया भर की नज़रें मरकूज़ है। और आज 26वां दिन है। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच घमासान चल रहा है और पिछले 26 दिन के दौरान क़यामत सुग़रा कई मकामात पर बर्पा हो चुका। लेकिन आज खबरों का आगाज़ करते हैं जी इजराइल से, क्योंकि इजराइल हमास लड़ाई का 26वां दिन है और इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से लगातार मशावरतों का सिलसिला जारी है। और एक और बार उन्होंने सिक्योरिटी जो कंसल्टेशन है, अपनी जो काबीना है और सिक्योरिटी कंसल्टेशंस हैं, मिलिट्री चीफ्स के साथ लगातार मीटिंग्स की हैं। और ये मीटिंग्स इंतहाई अहम है क्योंकि हमास एक तरफ से लगातार ये दावा पेश कर रहा है कि IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस और उनके हामियों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ से IDF की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो ग्राउंड ऑपरेशन खामोशी के साथ शुरू किया गया था उसके मौसर और बेहतर नताइज आना शुरू हो गए हैं। IDF की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हमास के इर्द गिर्द नकेल को कस लिया गया है और मजीद गाजा के अंदर ऑपरेशंस को शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल जब नेतन्याहू की मशावरती मीटिंग चल रही थी उस दौरान भी गजा के अंदर हमले किए गए। हमास की तरफ से जो इजरायली फोर्सेस अंदर आ रहे थे उसमें अभी तक जो कंफर्मेशन हो रही है 2 इजरायली कमांडर्स के मारे जाने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको ये भी बता दे चले कि गजा सरहदों पर यानी गजा की जो मुख्तलिफ सरहदें हैं वहां पर सायरन एक बार फिर रात देर गए से बजना शुरू हो गया है। और ये सायरन गजा बॉर्डर पर तब बज रहे हैं जब रॉकेट हमले किए गए हैं। दोनों तरफैन की तरफ से जो है वो रॉकेट हमले जो है वो किए गए हैं। और इस तरीके से इजरायली काबीना का इजलास भी जारी है जिसमें अहम तरीन फैसले लिए गए हैं। IDF की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि गजा ऑपरेशन जो है वो मुमकिना तौर पर कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। 2 IDF के एहलकार मारे जाने की तस्दीक खुद IDF की तरफ से कर दी गई है। और यह भी खबर आ रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन जो शुरू किया गया था उस पर अब दुनिया भर की नजरें भी मरकूज दोबारा हो गई है, क्योंकि ऑपरेशन शुरू किया गया था गजा के अंदर और जबलियान के ऊपर कल रात देर के जो हमला किया गया है उसमें मजीद लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही है। और इस तरीके से दुनिया भर से अब आवाज़ें एक बार फिर उठ रही है कि किस तरीके से पनाह गुज़ीरों के कैंपों पर भी हमले किए जा सकते हैं। यानी अब इतला यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से पनाह गुज़ीर कैंप्स, जो महाजिर कैंप्स या माइग्रेंट कैंप्स हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। एक तरफ से हमास की तरफ से यह कहा जा रहा है और IDF की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जनाब ये हमले तब कर दिए गए जब एक मुसद्दिका इत्तला थी कि ज़ेरे ज़मीन बंकर और टनल बनाए गए, तब जाकर इस इलाके के अंदर हमला किया गया और पेशगी इत्तला के बाद ये हमले जो है वो किए गए। तो इस वक्त टेल अवीव और आसपास के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा बनी हुई है। एक तरफ से इजराइल के अंदर भी 2 आवाज़ें आ रही है। एक आवाज़ जो नेतन्याहू के खिलाफ है और वो लगातार मान रही है कि नेतन्याहू ने जिस चैप्टर को दोबारा खोल दिया है इससे इजराइल को एक बड़ा नुकसान होगा और हमास के साथ जंगबंदी का ऐलान होना चाहिए। एक आवाज़ वो है। और दूसरी आवाज़ नेतन्याहू के साथ शाना बशाना वहाँ पर खड़ी है जो ये मान रही है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, अगर इस बार हथियार डाले तो ये घुटने टेकने के बराबर होगा और उससे हमास के हौसले एक बार फिर बुलंद होंगे। और यही वजह है
کہ عالمی ادارے بھی دو لائنوں میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک وہ سیکشن آف فورسز ہے جو اسرائیل کے ساتھ اب قطع تعلقی کر رہے ہیں, جو سفارتی تعلقات ختم کر رہے ہیں اور ایک دباؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جن میں عرب دنیا کے بھی بہت سارے لیڈرز ہیں. وہیں دوسری طرف سے امریکہ, فرانس, جرمنی اور دیگر ملک براہ راست اسرائیل کے حق میں, اور کچھ لوگ خاموشی کے ساتھ, یعنی کچھ ملک خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کارروائی کی ہے وہ دفاع میں ہوئی ہے اور کسی طریقے کا کوئی بھی جو معاہدہ ہے وہ تب تک نہیں ہونا چاہیے جب تک مکمل طور پر حماس کو صف ہستی سے نہ ہٹایا جائے. عالمی دنیا میں بھی دو رائے ہیں, فلسطین اور اسرائیل کے اندر بھی دو رائے سامنے آ رہی ہے. اس بیچ بڑی خبر یہ کہ آج کے دن جب آج کی صبح ہو رہی ہے تو ایک بار پھر پورے خطے کے اندر سائرن کی آوازیں بج رہی ہیں. غزہ سرحد پر راکٹ کے حملے ہو رہے ہیں اور پناہ گزین کے کیمپوں پر بھی ایک بار پھر حملے کی خبر سامنے آئی ہے. اس بیچ نیتن یاہو کی طرف سے صلاح مشورہ کا میٹنگز کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے. اب جب کابینہ کچھ بڑے فیصلے لے سکتی ہے یا ممکنہ طور پر اب یمن کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, تو یمن نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اور وہ حوثی باغی جو ابھی تک آپ کو سعودی عرب کے خلاف میدان جنگ میں نظر آ رہے تھے, انہوں نے بھی اسرائیلی ڈیفنس فورسز یا IDF کے خلاف مکمل طور پر جنگ کا اعلان کر دیا ہے. اس پر بھی نظر رہے گی کیونکہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے یمن نے کلیئر کر دیا ہے کہ اگر اس کو نشانہ بنایا گیا تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی یا امریکن فورسز کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ سعودی عرب کے اندر ہیں یا اس کے بارڈر کے پاس ہیں, ان ایریاز کو, یا ریڈ سی کے آس پاس ہیں, اس پورے ایریا کو ٹارگٹ کرے گا. پھر اس کے بعد کسی بھی طریقے سے نیوٹرل رول پلے کرنے کی اگر بات سعودی عرب کی جانب سے ہوتی ہے تو وہ بھی باعث تشویش ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, بات حملوں کی ہو رہی ہے تو تازہ ترین تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے اٹیک کی, اور یہ وہ اٹیک ہے جو اب تک کے بڑے کیمپس پر ہونے والے حملوں میں سے ایک ہے. ایک اور جو کہ الجبلیہ نام سے جو پناہ گزینوں کے لیے کیمپ بنایا گیا تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اور کچھ رپورٹس 50 بتاتی ہیں اور کچھ رپورٹس اس فضائی حملے میں مارے جانے والوں کی تصدیق 100 کے آس پاس کر رہی ہیں. لیکن جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے دیر رات حملہ کیا گیا ہے, بھارتی وقت کے مطابق تقریباً 11 بجے کے آس پاس حملہ ہوا, اور 7 اکتوبر کی حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ایک حماس کا اہم ترین کمانڈر جس کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے, اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے. لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے میں 50 سے زیادہ شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہ لوکیشن ہے, ایگزیکٹلی اس جگہ کی تصویر آپ کے سامنے جہاں پر بچے مارے گئے ہیں. خواتین کئی جو معمر خواتین تھی, کہا جاتا ہے کہ اس کیمپ میں رہ رہی تھی, وہ ماری گئی ہیں. اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ابو اجینہ جو 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے میں اس طرح کے کیمپس کے اندر رہنے کی تیاریوں میں مصروف تھا, ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب اس ریفیوجی کیمپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق اور جو تصویریں ہیں وہ کافی بھیانک ہیں. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ حالات بالکل بھی اس علاقے کے اندر ٹھیک نہیں. اب تک آپ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پر کاروائیاں چل رہی تھی, جہاں پر لوگوں کو بچانے کی کوششیں ہو رہی تھی, لوگوں کو اسپتال پہنچایا جا رہا تھا, لیکن یہ تصویریں اس مقام کی ہے جہاں پر ریفیوجیز کو ٹھہرایا گیا تھا. اب ریفیوجیز کے جو کیمپ ہیں ان کو بھی انسیف قرار دیا جا رہا ہے. جو شروعات میں آپ کو اشفاق نے بتایا کہ سائرن الگ الگ حصوں میں بج رہے ہیں, ان ایریاز کے اندر بھی اب وارننگز دی جا رہی ہیں. اور یہ خود اسرائیل کی جانب سے ابھی تک تصدیق کی جا رہی ہے کہ جو ریفیوجی کیمپس تھے, جو پناہ گزینوں کے لیے کیمپس بنائے گئے تھے, جو لوگ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوئے تھے, ان ایریاز کے اندر بھی ان کیمپس میں اس وقت حماس کے ذمہ داران جو ہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں, اس لیے وہ ان ایریاز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا جی, اب یہ جو کنفرمیشن 50 کی آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے کہ 50 لوگ اس حملے میں مارے گئے؟ جو انڈونیشیا فلسطین فرینڈشپ اسپتال بنایا گیا, کیونکہ وہاں پر مختلف اداروں کی طرف سے اسپتال پہلے ہی قائم کیے گئے ہیں, تو غزہ کے اندر جو انڈونیشین اسپتال ہے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس حملے کے اندر, جو یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں, اس حملے کے اندر 50 فلسطینی جو ہے وہ مارے گئے ہیں, 150 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. تاہم ابھی باز آباد کاری کا کام یہاں پر لگاتار جاری ہے. ایک طرف سے یہ خبر آ رہی ہے, تاہم اسرائیلی ڈیفنس فورسز یا فلسطینی اتھارٹیز کی طرف سے ابھی اس پورے معاملے پر کوئی بھی بات جو ہے وہ سامنے نہیں کہی گئی. جب یہ حملہ ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے مختلف ادارے اور انجمنیں ایک بار پھر حرکت میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اقوام متحدہ کے اندر مختلف شعبہ جات کے سربراہان کا بھی اجلاس آج منعقد ہونے جا رہا ہے. تاہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے اس طریقے کے حملوں کی بھرپور مذمت کی گئی ہے, اور کہا گیا کہ اس طریقے سے جو حملے کیے جا رہے ہیں یہ دراصل انسانیت کے
लिए खतरनाक साबित होंगे और आने वाले दिनों में अमन की राहों में मजीद रुकावटें जो है वो इन हमलों से पैदा होंगी। जब आप अस्पतालों पर या किसी न किसी तरीके से पनाह गुज़ीर कैंपों पर रॉकेट बरसाएंगे और ये बाद में कहा जाएगा कि हमास लीडरशिप को एलिमिनेट करने की कोशिश वहाँ पर की गई है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये बयान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुतेरेस की तरफ से सामने रखा गया है। हमला हुआ है, 50 लोगों के मारे जाने की इतलात है, ताहम अभी सरकारी तौर पर तस्दीक होना इसमें बाकी है। लेकिन बड़ी खबर अमेरिका से इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिका इस पूरे मामले पर एक बार फिर मुतहरिक होता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका के बड़े अफसरों की एक बार फिर इजराइल आमद मुतवक्का है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एंटोनी ब्लिंकन जुम्मे को एक बार फिर इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। दूसरा दौरा पिछले 15 दिन के दौरान, यह दूसरा दौरा अमेरिका के सबसे बड़े अफसर यूएस सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन जुम्मे के रोज इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और इसकी तस्दीक व्हाइट हाउस की तरफ से कर दी गई है। एंटोनी ब्लिंकन जुम्मे के रोज इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और यह दूसरा दौरा उनका होगा पिछले 26 दिनों के दौरान। यह दूसरा दौरा होगा एंटोनी ब्लिंकन का जब वो इजराइल जाकर सूरत-ए-हाल का जायजा भी लेंगे और इजराइल की लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। बड़ी खबर जो व्हाइट हाउस की तरफ से थोड़ी देर पहले कंफर्म कर दी गई है कि एंटोनी ब्लिंकन का दौरा इजराइल है और यह दौरा इजराइल उस वक्त हो रहा है जब इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि किसी तरीके का कोई सीज फायर नहीं होगा। हमास के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे और लगातार जो तीसरे फरीक इस मैदान में कूदना चाहते हैं, ईरान हो या दीगर लोगों, उनके खिलाफ भी सफारा होकर लड़ा जाएगा, जिसकी तस्दीक बाद में व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी की और कहा कि मामला हमास और इजराइल के बीच तक ही रहना चाहिए। अगर ईरान और दीगर मुल्कों ने इसमें कूदने की कोशिश की तो तीसरे आलमगीर जंग की शुरुआत हो सकती है, जिससे सबको परहेज करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि फिलहाल एंटोनी ब्लिंकन पिछले 15 दिन के दौरान दूसरे दौरे पर जा रहे हैं और इजराइल के अंदर वजीर आजम इजराइल के साथ भी गुज़श्ता दिनों उनकी मुलाकात फोन पर गुफ्तगू हुई है और एक बार फिर वो दौरे पर जा रहे। इससे पहले उनकी एक कोशिश थी कि अरब दुनिया के तमाम लीडरों को ऑन रोल लिया जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि किसी न किसी तरीके से इस फसाद ज़दा और जंग ज़दा इलाके के अंदर अमन कायम हो, जिसमें नाकामी ही हुई थी। लेकिन अब की बार एंटोनी ब्लिंकन का दोबारा दौरा होगा और इस दौरे को लेकर न सिर्फ व्हाइट हाउस के अंदर काफ़ी तैयारियां की जा रही है, बल्कि व्हाइट हाउस ने अपने सफीरों के जरिए से इजराइल, फिलिस्तीनियन अथॉरिटी और अरब दुनिया के अंदर भी अपने सफीरों को मुतहरिक कर दिया ताकि एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के दौरान न सिर्फ नेतन्याहू के साथ मुलाकात हो, बल्कि अरब दुनिया को भी एक पेज पर लाकर हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाए। इस तरीके की इत्तलात और खबरें जो है वो आ रही है। याद रखिएगा, इजराइल के दौरे पर 12 अक्टूबर को भी एंटोनी ब्लिंकन चले गए थे और तकरीबन 8 घंटे मुसलसल मुज़ाकरात में वो रहे थे। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, उनकी वार कैबिनेट के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अरब लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातों का तय होना था, बाद में नहीं हो पाई, फ़ोन पर ही बातचीत हुई। लेकिन दूसरा दौरा एंटोनी ब्लिंकन का होगा जो पिछले 15 दिन के दौरान इस फसादज़दा इलाके के अंदर वो जा रहे हैं और ख़ुद इसकी तस्दीक व्हाइट हाउस की तरफ से थोड़ी देर पहले कर दी गई है। व्हाइट हाउस और एंटोनी ब्लिंकन का दौरा जुम्मे को है, लेकिन कतर एक बार फिर मैदान में है और कतर की जो कोशिशें वो कितनी रंग लाएंगी बताएंगे आपको आसिफ, क्योंकि कतर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, कतर की जानिब से इजराइल को खबरदार भी किया गया है और जो ताज़ा हमले अल जबलिया के इस कैंप पर हुए हैं उस पर भी कतर ने वार्निंग न सिर्फ दी है बल्कि तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जबलिया कैंप पर हमला एक नया कत्लेआम है जो अभी तक इजराइल की जानिब से किया जा रहा है या किया गया है। आपको याद होगा कि कतर की वजारत खारजा जो है वो इस हमले की न सिर्फ जो पहले दिन से जो कुछ हो रहा है उस पर मुसलसल अपने बयानात भी जारी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कतर जो है इस वक्त एक अहम मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है। कोशिश उसकी ये है कि जो 200 या 250 के आसपास, चूँकि इजराइल की तरफ से तस्दीक की गई है कि 239 लोग जो अभी तक हमास के पास हैं जिनको यरगमाल बनाया गया है, उनको कैसे जिंदा वापस लाया जाए, कैसे बचाया जाए, इसकी एक कोशिश कतर की जानिब से की जा रही है। और सबसे अहम तरीन खबर यह है कि मोसाद जो इंटेलिजेंस इदारा है, खुफिया इदारा है इजराइल का, उसके सरबराह भी कतर पहुंच गया और वहां पर भी
इस वक्त बंद दरवाजे के पीछे मुलाकातें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं कि शायद किसी ना किसी तरीके से उन होस्टेजेस को, यरगमालियों को वापस लाया जाए। एक बात, अब मोसाद की दूसरी कोशिश ये शायद इसमें कोई नजर ना आए, लेकिन इसी दौरान जबलिया कैंप पर जो हमला हुआ उस पर कतर की जानिब से बयान जारी करके ये साफ कर दिया गया कि अगरचे मोसाद के सरबराह कतर में मौजूद हैं, कोशिशें वो किसी भी तरीके से शहरियों को वापस लाने की कर रहे हैं। जो 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए थे, 239 के आसपास इनकी तादाद बताई जाती है, लेकिन साथ ही साथ दर्जनों अहलकार जो अभी तक मारे गए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में शहरी है, 8,500 के आसपास तादाद पहुंच गई है। ताज़ा हमलों में 200 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या जो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं तस्दीक की गई है। उस पर भी कतर की जानिब से कोशिश हो रही है कि वो एक सालिस के तौर पर न सिर्फ आज बल्कि पहले दिन से काम कर रहा है। अब तक आपने देखा होगा कि जो एड भी 21 अक्टूबर के बाद जितने भी ट्रक्स मिस्र की सरहद से दाखिल हुए हैं, जिन लोगों के लिए इमदादी कार्रवाइयां पहुंची, वो सारा साजो सामान कतर ने सबसे पहली कोशिश की थी कि कैसे अमेरिका को भी या इजराइल को एतमाद में लिया जाए, और दोनों के साथ बातचीत करने के बाद नुमाइंदों को एतमाद में लेकर पहले जो ट्रक्स है वहां से रवाना किए थे, जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गए थे, जिसमें भारत के भी 4 ट्रक्स शामिल थे। लेकिन ओवरऑल कतर की पहली कोशिशें तो रंग लाई हैं। एक और कोशिश, क्या ये मुस्बत तब्दीली होगी या नहीं, इस वक्त इजराइल को न सिर्फ कल रात जो हमला हुआ है, बीती शब जो हमला हुआ है उस पर खबरदार किया, लेकिन साथ ही साथ जबलिया कैंप के हमले पर जहां तनकीद का निशाना इजराइल को बनाया, वहीं खबर यह है कि मोसाद के सरबराह भी इस वक्त कतर में पहुंच गए हैं और वहां पर भी मुलाकातें इस वक्त चल रही हैं। कोशिश पहली है कि उन होस्टेजेस को छुड़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पहले दिन से शर्त रखी गई है कि 240 के बदले आप 6,000 फलस्तीनियों को जो अलग अलग जेलों में इस वक्त बंद है उनको रिहा किया जाए। इन सब के बीच में कोशिशें ये भी हैं कि जंगबंदी हो या फिर एड कम से कम, या जो इमदादी सामान है, खाने पीने का सामान है, अद्वियात हैं, वो भी लोगों तक पहुंचे। कतर का अब तक का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नजर आया है। चलिए जनाब, एक और बड़ी खबर अक़वाम मुत्तहिदा से सामने आ रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा को लेकर तरह तरह की खबरें पिछले कई दिनों से गश्त कर रही थी, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान को भी इस बात का इशारा मिल रहा है और इस बात का एहसास हो रहा है कि इदारा सिर्फ इदारे तक ही महदूद रहा है और इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। और यही वजह है कि अभी तक की जो अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है वो गजा में इंसानी हकूक की पामालियां रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अहम तरीन ओहदेदार ने इस्तीफ़ा देने की इतलात सामने आ रही है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट भी किया है। फ़लस्तीन में इंसानी हकूक की पामालियां रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर इंसानी हकूक कमीशन UNHRC के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह ने एहतिजाजन ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। यानी उन्होंने एहतिजाजन अपना ओहदा छोड़ दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है, और उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर थोड़ी देर पहले तहरीर की है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के बानी कमिश्नर बराए इंसानी हकूक ग्रेग मोकबेर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और क्या लिखा है उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, द जेनोसाइड वायर विटनेस्ड इन पैलेस्टाइन is the product of deceit of Israeli impunity provided by US and other western governments। और इसके एहतिजाज में उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया है क्योंकि उनका मानना है कि बड़े इदारे अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक अमेरिका और दीगर जो मुल्क है जो इंसानी हकूक़ की पामालियों की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, अस्पतालों पर, पनाह गुज़ीर कैंपों पर, शहराओं पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, ये दरअसल इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी पामाली है और इदारा अक़वाम मुत्तहिदा इसको रोकने में नाकाम हुआ है और एहतिजाजन वो अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। फ़लस्तीन को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इंसानी हकूक़ जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है UNHRC है, उसके जो सरबराह है उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है और अपने सोशल मीडिया साइट पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। बात इस वक्त सबसे बड़ी सामने आई है अक़वाम मुत्तहिदा से।
और ये तो अमेरिका की इजराइल को मुकम्मल हिमायत हासिल है। उसकी 2-3 वजूहात हैं, पहले दिन से हम आपको बता ही रहे हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता में कई एक फौजी जवान, जो फौजी एहलकार या फिर जो कैंप्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, उनको भी टारगेट किया गया मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मिडल ईस्ट में। तो यही वजह है कि अब मजीद शाम और इराक जैसे ममालिक पर और दीगर अरब ममालिक पर इस वक्त नज़र खुसूसी तौर पर अमेरिका की है। और कुल मिलाकर जो ड्रोन हमलों से अभी तक अमेरिका के कैंप्स को या फिर उसके बेसिस को टारगेट किया जा रहा था, वहां पर मजीद 300 फौजी एहलकार भेजने का फैसला किया है अमेरिका ने। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी तक खित्ते के अंदर तकरीबन 27 के आसपास इराक और सीरिया में, जहां पर ड्रोन अटैक एयर बेसिस पर किए गए हैं। और पेंटागन की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर, उनकी तरफ से कहा गया कि जो रॉकेट्स हैं या ड्रोन फेंके गए यूएस बेसिस को टारगेट किया गया इराक और सीरिया में। 27 तक उनकी तादाद पहुंच गई। 6 छोटे अटैक्स थे इन 27 में, और यूएस वान प्लेन्स जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फंसे रहे। और ईरान की जानिब से इन तमाम ग्रुप्स को जिन ने हमला किया है, सीरिया के अंदर भी जिस तरीके से जो कुछ हुआ, उन एरियाज को वापस टारगेट किया गया। लेकिन इन तमाम को हिमायत अभी तक ईरान की जानिब से हासिल है। यही वजह है कि ईरान का नाम लेकर अमेरिका की जानिब से पिछले दिनों सीरिया में अटैक किया गया, हमले किए गए। इसके अलावा ये भी कहा कि 16 हमले जो कि यूएस बेस में इराक पर हुए, 11 सीरिया के अंदर, यानी 16 और 11 27 हमले, जिसमें टारगेट अमेरिकन फोर्सेस को बनाया गया। राइडर की तरफ से भी जानकारी दी गई कि इस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग में फैसला हुआ कि अब मशरिक़ वस्ता के अंदर सीरिया हो, इराक हो या फिर दीगर हिस्से जहां जहां पर भी इजरायली चूंकि फोर्सेस भी समुद्री सतह पर जहां काम होता है, उस एरिया में भी यूएस बेसिस आज के वक्त में है, ट्रूप्स थोड़े बहुत काम करते हैं, उन एरियाज को भी टारगेट किया गया। तो अब यमन भी टारगेट कर सकता है, जो कल से मैदान में खुले तौर पर ऐलान के साथ आ चुका है। मुश्किलात बढ़ सकती हैं, इसलिए 300 मजीद फौजी एहलकार पेंटागन की तरफ से भेजने का फैसला मशरिक़ वस्ता के अंदर या मिडल ईस्ट के उन तमाम मुख्तलिफ हिस्सों में या खित्तों में भेजने का फैसला लिया गया है जहां पर उसको ज्यादा खतरात लाहक हैं। क्योंकि अमेरिका ने खुद तस्दीक की है कि रॉकेट्स हों, मिसाइल हों, अमेरिका ने अभी तक तकरीबन 27 हमलों का सामना किया है, जिसमें 11 सीरिया के अंदर और 16 हमले इराक के अंदर किए गए, जिसके बाद मजीद फोर्सेस को, मजीद ट्रूप्स को इन इलाकों में भेजने का फैसला अमेरिकन अफवाज की जानिब से किया गया है। चलिए जी, मजीद अफवाज अमेरिका की जो है वो मशरिक़ी वस्ता के अंदर निकाली गई है। तकरीबन 300 के करीब मजीद फौजी दस्ते जो हैं वो पहुँचे, वो इस इलाके के अंदर रहेंगे। क्योंकि पेंटागन की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि अमरीकी असासों पर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हमले किए जा रहे हैं। स्पेशली जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसमें तमाम असासों को महफूज रखना और मजीद कशीदगी पर नज़र रखने के लिए इन अफवाज को भेजा गया। अब ये कब आ रहे हैं? मैंने पहले कहा कि एंटनी ब्लिंकन का दौरा इजराइल है, दूसरा दौरा उनका है और वो जुम्मे को। उससे पहले पेंटागन ने मजीद अफराद को भेजने का सिलसिला शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, एक बड़ा सवाल ये है। क्योंकि एक तरफ से ईरान है, एक तरफ से अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनका भी बयान सामने आया है, और वो बयान भी कहीं ना कहीं खतरनाक बयान माना जा रहा है। और इसको लेकर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान पर दो तरह से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। जो बीच का रास्ता पाकिस्तान लेकर चल रहा था, शायद आने वाले दिनों में मजीद उन्हें अपने मौका में वजाहत भी लानी होगी। बहरहाल ये एक तरफ की बात है, लेकिन बात जरा उस तंजीम की करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और कुछ दुनिया की कुछ ताकतें उन्हें दहशतगर्द मान रही है और कुछ लोग उन्हें पॉलिटिकल रेबल फोर्सेस के तौर पर देख रहे हैं, यानी हमास का बयान जारी हुआ है। और हमास ने यरगमाल अफराद के हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मजीद यरगमालियों की रिहाई का ऐलान कर दिया गया है। हमास तर्जुमान ने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यरगमाल गैर मुल्की शहरियों को रिहाई मिल सकती है। गैर मुल्की शहरियों को रिहाई मिल सकती है, यानी जिनके पास पासपोर्ट्स होंगे और वो न फ़लस्तीन के पासपोर्ट होंगे, न इजराइल के पासपोर्ट होंगे, दीगर मुल्कों के पासपोर्ट होंगे, उन्हें चेक करके वेरीफाई करने के बाद उन्हें छोड़ा जा सकता है। हमास के तर्जुमान की तरफ से बयान जारी कर दिया गया। हमास के अस्करी विंग अल अक़साम के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने एक बयान में कहा है कि हमने आने वाले दिनों में गैर मुल्की शहरियत के हामिल
मुतअद्दिद यरगमालियों को रिहा करने का फैसला ले लिया है। हमास के तर्जुमान का मानना है कि जैसे ज़मीनी हमले तेज़ हो रहे हैं और ज़मीनी कार्रवाइयों में इस वक्त इजरायली फोर्सेस लगे हैं और लगातार दावे पेश किए जा रहे हैं, उन दावों की कोई हकीकत नहीं है। और जिन अफराद के बारे में कहा गया था कि उन्हें रिहा कराया गया, उनके भी वीडियोस दोबारा से कल हमास की तरफ से जारी कर दिए गए। तो फिलहाल 50 के करीब ऐसे यरगमाली हैं जिनकी रिहाई मुतवक्का है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि हमास शायद उन्हें रिहा कर सकता है, क्योंकि हमास की तरफ से लगातार ये साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है उसमें तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा जा रहा है। और कतर जो दरपर्दा साजिश, जो दरपर्दा कोशिशें इस वक्त कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम मामले जो 7 तारीख को सामने आए थे, 7 अक्टूबर को सामने आए थे, ये ठंडे हो जाए और इस खित्ते के अंदर दोबारा से सूरत हाल बहाल हो, 7 तारीख की पोजीशन को रेस्टोर किया जाए। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो यहाँ से हमास पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो उन यरगमालियों को रिहा करें जो हजारों की तादाद में उनकी तरफ से दावा पेश किया गया कि उनके पास है। फिलहाल 50 लोगों की रिहाई भी किसी भी वक्त मुतवक्का है। इस तरीके की खबरें जो है वो हमास की तरफ से और हमास के कैंप से सामने आ रही है। चलिए, बात गजा के हवाले से हो रही है तो साथ साथ ये भी अपडेट आपको देते चलें कि गजा के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है। ताज़ा तरीन तफसीलात ये बताती हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर गजा में जो इस वक्त सूरत हाल है, मरने वालों की तादाद 8500 से तजावुज़ कर गई है। और गजा में अब ताज़ा तरीन ब्रेकिंग के साथ आपको बताएंगे कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से जो पहले ही हमने आपको बताया था कि कई एक मकामात पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं और सायरन बज रहे हैं, सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो रही है और शहरी इलाकों को फौरी तौर पर छोड़ने का या जो जिन एरियाज़ के अंदर पहले से वार्निंग जारी की जा रही थी उनमें मज़ीद इलाकों के अंदर जो इजरायली फोर्सेस हैं वो वार्निंग जारी करके कह रहे हैं कि फौरी तौर पर आप इन इलाकों को छोड़ दें अगर आपको जान बचानी है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 8500 अमवात 25 दिनों में हुई। आज 26वां दिन है, 26वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद अभी तक मारे जाने वालों में 3500 के आसपास बच्चे, 1700 प्लस खवातीन जो कि इजराइल के इन हमलों के दौरान मारे गए और इसकी तस्दीक फ़लस्तीन की वजारत सेहत की जानिब से की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है, IDF की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि कुल मिलाकर इन हमलों के दौरान चूंकि जवाबी कार्रवाइयाँ भी हुई है और हमास भी साथ साथ दावा कर रहा है कि 2 फौजी एहलकार जो इजराइल के थे वो भी एक जगह टारगेट किए गए, जो एम्बुश के दौरान कुछ उनके टैंक्स फंसे उनको भी उड़ाया गया, 3 टैंक्स उड़ाए गए ये भी कहा गया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि तकरीबन अभी तक जो इजरायली फोर्सेस के मरने वालों की तादाद है, ज़्यादा नुकसान इनको पहुंचा वो एक एम्बुश के दौरान भी, और इस तरीके से ये तादाद तकरीबन 25 तक पहुंच गई है। गजा की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, सारी सूरत हाल अभी तक जो रही है, कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको साथ साथ हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए दिखाते हैं। लेकिन आज इजरायली डिफेंस फोर्सेज जिसने सीधे तौर पर जबलिया रेफ्यूजी कैंप को जब टारगेट किया तो उसमें भी 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 50 से ज़्यादा जानें गई हैं। ताज़ा हमलों में 200 से ज़्यादा शहरी मारे गए हैं अलग अलग हिस्सों के अंदर। ये तफसीलात अभी तक मौसूल हुई हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो फ़र्क कोई ज़्यादा महसूस नहीं किया गया है। तमाम तरह की कोशिशें आलमी सतह पर हुई हैं, जंगबंदी की बातें हुई हों या फिर इमदाद पहुँचाने की बात हुई हो, मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस दौरान अल-शिफा अस्पताल से कुछ वीडियोज़ भी जारी किए गए हैं जिससे कहा जा रहा है कि उन अल-शिफा के अस्पताल को अब बार बार टारगेट किया जाने लगा है और वार्निंग्स भी जारी की जा रही हैं और किसी भी वक्त शायद बड़ा हमला हो सकता है। जो बचा कुचा एक हिस्सा है उसको भी टारगेट किया जा सकता है। वहीं अंदर की वीडियोज़ ये बताते हैं कि जो फर्श है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर भी अस्पताल के अंदर लोग इस वक्त सर ढकने के लिए छुपे हुए हैं। तो यही वजह है कि शक व शुबात इजराइल के बढ़ रहे हैं और इसलिए वो हमले मजीद कर रहा है। तो मरने वालों की तादाद, ताज़ा तरीन डिटेल्स जो है वजारत सेहत फ़लस्तीन ने जारी कर दी है, 8555 यानी 8500 से तादाद तजावुज़ कर गई है, 3500 के आसपास बच्चे। और यूनिसेफ का बयान बता रहा है कि हर 1 घंटे के दौरान कम से कम 4 बच्चे फ़लस्तीन के अंदर, गजा पट्टी के अंदर स्पेशली इस वक्त इस जंग में मारे जा रहे हैं। ये जनाब थी बात फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से, जहां पर हमने आपको अपडेट किया कि पिछले 8 से 9 घंटों के दौरान किस मुल्क में क्या कुछ चल रहा है, कौन से मुल्क के सफारत खाने में क्या कुछ चल रहा है। और इस बीच खबर ये है कि कुछ मज़ीद मुल्कों ने, चाहे वो छोटे ही हैं
لیکن انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کولمبیا کے صدر کا بیان آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد بولیویا کے صدر کا بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ اپنے سفارت خانے کو، سفیر کو واپس بلا رہے ہیں اور سفارت خانے کو اسرائیل کے اندر بند کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے عرب دنیا کے اندر بھی کشیدگی جو ہے اس پورے معاملے پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فی الحال بڑھتے ہیں جی آگے، اب ذرا بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر سلامتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج کا دن انتہائی اہم ہے، کیونکہ اطلاعات اور خبروں کے مطابق آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں یونیفائیڈ کمانڈ کا اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے حوالے سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کے جوان عام لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں، اس کے بعد آج اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹر کا اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور سری نگر کے اندر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نو منتخبہ ڈائریکٹر جنرل آر سوامی پہلی بار باشتی ڈائریکٹر جنرل پولیس اس اجلاس کے اندر موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ آرمی، جموں کشمیر پولیس، سی آئی ڈی ونگ، سی اے پی ڈی اور دیگر اداروں کے ذمہ داروں کو بھی اس میٹنگ کے اندر طلب کیا گیا ہے، اور موجودہ صورتحال جو کچھ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، جو ساؤتھ کشمیر سے لے کر نارتھ کشمیر اور سینٹرل سری نگر کے اندر گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر صورتحال ابھر کر سامنے آئی ہے، پولیس اور نان پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو لے کر ایک حکمت عملی کیا کچھ ہے اور صورتحال کیسی ہے، اس کو لے کر یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹرز کا اہم ترین اجلاس آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی سربراہی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل جو جی او سی ہیں، جی او سی ناردرن کمانڈ، انہیں بھی اس میں طلب کیا گیا ہے۔ 15 اور 16 کور کے سربراہان رہیں گے، چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا، ہوم سیکرٹری آر کے گوئل، پرنسپل سیکرٹری گورنمنٹ، تمام ہیڈ آف دا سینٹرل آرمڈ فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس کے ذمہ داروں کو اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے، اور اطلاعات کے مطابق سرحدوں پر صورتحال کیا کچھ ہے، کیونکہ دراندازی کی باتیں آرمی کی طرف سے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کے اندر کی گئی، پھر سری نگر کے اندر دن دہاڑے گولی چلی اور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، رات دیر گئے بارامولہ کا انسیڈنٹ، اس سے پہلے بہار کے مزدور پر گولی چلائی گئی، اور اس طریقے کے اور انسیڈنٹس ہیں جن کو لے کر اب ریویو لیا جائے گا۔ یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹرز کی میٹنگ ہوگی اور اس یو ایچ میٹنگ کے اندر فیصلہ لیا جائے گا، کی میٹنگ کے اندر فیصلہ لیا جائے گا کہ آنے والے سرما کے دوران کیا کچھ آپریشنل تیاریاں ہیں اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انپوٹس سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان انپوٹس پر کس طریقے سے تمام لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی میں آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سری نگر کے اندر منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں یونیفائیڈ ہیڈ کوارٹرز کے میٹنگ ہوگی، اور اس میٹنگ کے اندر جموں کشمیر کی تازہ ترین سیاسی، سماجی اور اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تھوڑی سی اجلاس ہے اور ایسے کئی ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں جن پر آج ایک پلان ترتیب دینے کی بھی کوشش ہوگی کہ کیسے یا حکمت عملی ترتیب دی جائے گی کہ کیسے اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے۔ ہوا دراصل یہ ہے کہ پچھلے 72 گھنٹے جموں کشمیر کے لیے کسی بھی اعتبار سے اچھے نہیں رہے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگز 3 دن کے اندر 3 انسیڈنٹ، عیدگاہ سری نگر سے شروع کیجیے گا، پھر ساؤتھ کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک غیر مقامی مزدور کو ٹارگٹ کیا گیا پلوامہ کے اندر، جہاں پر ایک مزدور کی موت ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ تصویر آپ کے سامنے ٹنگ مرگ کی ہے، دیر رات گئے، تصویریں رات بھر بھی آپ گلستان نیوز کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھتے رہے، جہاں پر ایک پولیس کانسٹیبل پر نزدیک سے گولیاں چلا کر اس کی جان لی گئی۔ اب کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو 72 گھنٹوں میں یہ جو تیسرا واقعہ پیش آیا، اس میں آپ نے یہ بھی آبزرو کیا ہوگا کہ 2 بار پولیس کانسٹیبل یا پولیس کے جو افسران تھے وہ ٹارگٹ پر رہے، اور کل بھی پولیس کے مطابق نزدیک سے غلام محمد ڈار پر گولیاں چلائی گئی اور اسپتال میں پہنچتے پہنچتے اس کی موت ہو گئی، بعد میں پولیس کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کی گئی۔ اور یہ تصویریں ڈی پی ایل کی آپ کے سامنے، بارامولہ کے اندر وائلو پٹن کی سب سے پہلے خبر آئی تھی کہ علاقے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے بعد
रात देर गए पुलिस लाइन बारामूला के अंदर, जहां पर फौजी एजाज के साथ ये जो ऑफिशियल लेवल पर जो तकरीब मुनक्किद होती है आखिरी रसूमात से कबल, वो यहाँ पर मुनक्किद हुई, जिसमें DIG नॉर्थ कश्मीर बारामूला स्पेशली देखते हैं विवेक गुप्ता, वो मौजूद रहे। SSP बारामूला थे, इसके अलावा ADDC बारामूला मौजूद रहे, DYSP हेडक्वार्टर बारामूला मौजूद रहे, DYSP DPL बारामूला मौजूद रहे, दीगर तमाम लोग, जिसमें चूँकि उनके रिश्तेदार वगैरह भी यहाँ पर पहुँचे थे, तो फ़ौजी एजाज़ के साथ उनको यहाँ से रवाना किया गया। जो आखिरी रस्मात थी उससे पहले ऑफिशियली ये तकरीब जो कि बारामूला के पुलिस लाइन में मुनक्किद की गई, लेकिन साथ ही साथ उनके रिश्तेदार क्या कुछ कहते हैं उनकी बात भी सुनाएंगे, और कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए थे, जिसमें हदफ़े तनकीद कुछ पाकिस्तान को बना रहे हैं और कुछ हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस वक्त घर पे नहीं है। मैं ये गांव वालों ने बोला था कि वहाँ 3 फायर वहाँ से हुआ है, एक माले में वहाँ 3 फायर हुए। गांव वाले चुप करके बैठे, पता नहीं एक फायर कहाँ से आया। बाद में ये पता चला है कि फलानी जगह पे यहाँ मर्डर हुआ है, गुलाम मोहम्मद डार, उनको 3 या 4 गोली लगेगा। गांव वाले के हमसाए घर वाले वहाँ उधर, उन्होंने वो अस्पताल में ले लिया अपनी गाड़ी में। तो इसके बाद क्या फैमिली है? इसके बाद इसके कम से कम 7 डॉटर है और बीवी, बस। ये घर छुट्टी पे आया था कि ड्यूटी पे? नहीं, ये ड्यूटी पे ही था। मैंने बोला, गांव वालों ने बोला ये तो ड्यूटी पे था, वो आया घर में आया। अच्छा, घर आया था। हाँ, तो घर में ही इसका हुआ ये? हाँ, घर में ही, वैसे गेट के बाहर है ना, मेन रोड है, इसी जगह पर उस पर फायर आया। फिर से कायराना हरकत हुई है और कुछ मिलिटेंट्स ने, अनजान व्यक्तियों ने एक पुलिस के जवान को मारा है, शहीद हो गया है। चिंता का विषय है। 2-3 दिन से लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं। हालांकि सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन जो डिज़ाइन अपनाया गया है वो निश्चय ही चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन ने, दूसरे सुरक्षा बलों ने उन चीज़ों को घेरा है और मुझे लगता है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा और कुछ ना कुछ रणनीति चेंज करने की जरूरत है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं सर्चिंग करने की जरूरत है। कहाँ पर ये लोग काम करते हैं, कुछ अंडरग्राउंड वर्कर्स, इन्फॉर्मर्स इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तभी ये लगातार 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। तो विश्वास है अपने सुरक्षा बलों पर, पहले भी उन्होंने अच्छा काम किया है, उसी के कारण से कश्मीर में शांति का माहौल बना है। तो पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद से निपटने के लिए और काम करने की जरूरत है। बहुत ही दुखद बात है कि पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार साहब को बारामूला के अंदर आतंकवादियों ने शहीद कर दिया, और वो 6 बेटियों के बाप थे। ये सुनकर के और भी दुखद बात है कि गंभीर चिंता की बात है कि आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है। कल प्रवासी मजदूर मुकेश कुमार शहीद कर दिए गए पुलवामा के अंदर। परसों पुलिस के इंस्पेक्टर मंसूर अहमद बानी साहब को गंभीर रूप से घायल कर दिया, वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। 3 दिन से लगातार इस किस्म की गंभीर वारदातें हो रही हैं, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दावे करती है और सेलिब्रेशन करती है, और ये दावे कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर बदल दिया। ये गंभीर चिंता की बात है। आतंकवाद से निपटना एक गंभीर चुनौती है। हम मांग करेंगे कि सरकार गंभीरता से आतंकवाद के विरुद्ध चले, ना बजाय कि वो सेलिब्रेशन करके ये बताए पूरे देश को कि हालात बिल्कुल बदल गए, जम्मू कश्मीर बदल गया। यूटी बनने के बाद यहाँ जो है वो आतंकवाद का सफाया हो गया। यहाँ टारगेटेड और सिलेक्टिव किलिंग जो है ये गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जिन जिन इलाकों में, रजौरी पुंछ के उन इलाकों में यहाँ मिलिटेंसी का खात्मा हो चुका था, वहाँ मिलिटेंसी की वारदातें हो रही हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करेंगे कि फौरी तौर पे कंक्रीट एक्शन प्लान हो और आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनके ऊपर काबू डाला जाए, आम आदमी की जान माल की सुरक्षा की जाए, और जो लोग शहीद किए जा रहे हैं उनके परिवारों को आगे बढ़ चढ़ करके रोजी रोटी का साधन दिया जाए।
चलिए जनाब, पॉलिटिकल रिएक्शन से आम लोगों तक की बात आपके सामने हमने रखी, क्योंकि रात देर गए नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल पर नज़दीक से गोली चलाई गई, जिसके बाद वो अजान हुआ और सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द लहद रात देर गए कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा लद्दाख की करते हैं। लद्दाख के अंदर सदर हिंद 2 दिन के दौरे पर है और कल लद्दाख पहुंचने पर जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया, वहीं पर उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया है। लद्दाख के तरक्याती मंजरनामे में किसी तरीके का लैतुलैल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले 4 साल के दौरान जितना पैसा लद्दाख को नाम आया है, शायद माजी में इतना पैसा ना आया हो। और ये साफ कर दिया गया है कि हिल काउंसिलों को मजीद बाइख्तियार बनाना होगा, ताकि मजीद लोगों को ये एहसास हो कि अकाउंटेबिलिटी है और हर चीज़ को गहराई से देखा जा रहा है। इधर इतलात यह है कि द्रौपदी मुर्मू साहिबा आज 2 अहम फंक्शनों के अंदर भी हिस्सा लेंगी, जिसके बाद रात देर गए वो वापस नई दिल्ली के लिए भी रवाना होंगी। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। मोहम्मद इसहाक इस वक्त लद्दाख से हमारे साथ फोन लाइन पर है। इसहाक, कल सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा आई, एयरपोर्ट पर भी वालिहाना इस्तकबाल, उसके बाद 2-3 उन प्रोग्रामों का हिस्सा वो बनी जो यूनियन टेरिटरी के लिए तश्कील दिए गए थे और कहा गया था कि यौम तासीस के मौके पर ये प्रोग्राम किए जाएंगे। कल के दिन में क्या कुछ खास है, क्या कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट नजर आई? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि नए 2024 के इंतखाबात से कबल लद्दाख को लेकर जो इश्यूज है, उन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। पॉलिटिकली कल के दिन के अंदर क्या कुछ था और आज क्या कुछ है? जी गौर, आपको बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के 2 रोजा दौरे पे हैं। कल उनका वालिहाना इस्तकबाल टेक्निकल एयरपोर्ट लेह में किया गया है, जहां पे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उनका इस्तकबाल किया गया। और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद यूनियन टेरिटरी के 5th जो फाउंडेशन डे हैं, फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के हवाले से सिंधु संस्कृत केंद्र लेह में एक अहम तकरीब रखा गया था, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले 4 सालों में लद्दाख के अंदर किस तरह तरक्की हुई उस हवाले से अपने स्पीच में लोगों से मुखातिब होते हुए कहा। और उसके फौरन बाद द्रौपदी मुर्मू ने ऑडियंस से एड्रेस की और वहां पे मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स भी रखे गए थे। और द्रौपदी मुर्मू ने अपने एड्रेस में लद्दाख को लेके कई सारे अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में जो बहुत सारे अहम चीजों के ऊपर लद्दाख में काम हुआ है, जिसमें खासकर अगर हम बजट की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, तो इसी तरह से एमपी लद्दाख ने भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कल कहा कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दौरा लद्दाख ये काफी अहम है। एक तरफ से देश भर में नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जा रहा है और दूसरी जानिब 30 अक्टूबर को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस फाउंडेशन डे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का शिरकत करने अपने आप में काफी अहम बात है। तो आज की अगर हम बात करें, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सियाचिन बेस गेम के हवाले से स्केड्यूल पहले से बना हुआ था, लेकिन अभी जराये के हवाले से खबर मिली है कि सियाचिन बेस गेम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दौरा कैंसिल हुआ है। और अभी फिलहाल जो क्या रीजंस हैं उस हवाले से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि सियाचिन बेस गेम जहां पे इंडियन आर्मी पर्सनल से मुलाकात करना था, उनका हौसला अफजाई करना था, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सियाचिन बेस गेम नहीं जा रहे हैं। ये इस वक्त की अहम खबर है जरा के हवाले से। दूसरी जानिब आज 2 और लद्दाख के दौरे पर है, वो इस वक्त जो प्रोग्राम उनका था सियाचिन ग्लेशियर पर बेस कैंप पर जाकर फौजी जवानों के साथ रूबरू होना, उसे फिलहाल रोक दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। क्या ये मौसमी हालात की वजह से कर दिया गया है या कुछ और है? इसमें कोई वजाहत सदारती दफ्तर की तरफ से या लद्दाख इंतजामिया की तरफ से अभी तक कर दी गई है? जी फिलहाल इसके ऊपर किसी भी तरह की वजाहत देखने को नहीं मिला है, लेकिन जरा के हवाले से यही इनपुट हमें मिली है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सियाचिन बेस कैंप पे दौरा करना था, वहां पे जो है उनका दौरा जो है कैंसिल हुआ है। और माना जा सकता है कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से भी हो सकता है या कोई दूसरा और भी रीजन हो सकता है। तो आज 2 और अहम इवेंट हैं। एक तो जो सिंधु घाट है, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिट करेंगे सिंधु घाट में, और इसके फौरन बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो महाबूदी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है या CIBS है, वहां पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो लोकल ट्राइबल्स हैं ग्रैंड ड्रैगन लद्दाख में, लोकल ट्राइबल्स और SSGs जो हैं उनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
जो है 1 बजे के करीब इंटरेक्शन कर सकते हैं और 11 बजे सिंधु घाट में एक अहम इवेंट है, वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शिरकत कर सकते हैं। 11 बजे सिंधु घाट, फिर एसएजीज के साथ मुलाकात और ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल वुमेन्स के साथ भी मुलाकात का सिलसिला जो है वो सदर हिंद का बना हुआ है। लेकिन पॉलिटिकली लद्दाख के अंदर इस दौरे को कैसे देखा जाए, और ये भी इतलात है कि लद्दाख के जितने भी मामलात हैं 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले उन्हें एड्रेस करने के लिए मरकजी हुकूमत ने कमर कस ली है। तो कैसे देख रही है पॉलिटिकल लीडरशिप इन तमाम बयानात को? जी, जनरली अभी तक कुछ खासा बड़ा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जहां जहां से पॉलिटिकल रिएक्शन हमें देखने को मिला वहां पे कहीं न कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस विजिट को वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लेह के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वेलकम के लिए, इस्तकबाल के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट लेह के चेयरमैन एडवोकेट तशीक हसन के साथ साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखौन भी वहां पे मौजूद थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी वहां पे मौजूद थे। वहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करगिल से जो उन्होंने पॉलिटिकल कमेंट करते हुए इसके ऊपर रिएक्शन करते हुए वेलकम किया है। लेकिन यूटी फाउंडेशन डे के हवाले से कंसर्न जो है करगिल के अंदर जो है जनरल जो पॉलिटिकल रिएक्शन हमें देखने को मिला पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की द्वारा उनकी तरफ से देखा गया। लेकिन उसके बरक्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के जानिब से भी गुलिस्तान से बात करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इस विजिट को काफी महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं। आज दिन में हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स से बात करके, सीसी से बात करके उनकी क्या राय है, खासकर मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लद्दाख के विजिट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह कि आज दूसरा दिन है सदर हिंद का लद्दाख यूनियन टेरिटरी के दौरे का, और आज की अभी तक की जो इतलात है वो सियाचिन ग्लेशियर पर नहीं जा पाएंगी सदर हिंद, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। और आज दूसरे दिन में जहां एसएजीज के साथ मुलाकात होनी है, ट्राइबल वुमेन्स के साथ मुलाकात होनी है, वहीं पर मजीद कुछ प्रोग्रामों को भी तरतीब दिया गया है, जिसमें 11 बजे के आसपास सिंधु घाट पर भी सदर हिंद की आमद होगी। और सिक्योरिटी को जहां पहले ही अलर्ट पर कर दिया गया है, वहीं पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सदर हिंद के लद्दाख दौरे के हवाले से सामने आ रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का आगाज दोबारा से करेंगे। एक नई खबर, एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से रोजमर्रा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और एक्सीडेंट्स के अंदर मरने वालों की तादाद किस तरीके से बढ़ रही है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा दावा है, और दावा क्या कुछ है और असल हकीकत क्या कुछ है। श्रीनगर सीधे चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, और फिर आगे चलते हुए आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से मास्टर प्लान पर सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, जिसकी वजह से मशहूर मारूफ मकामात पर तरक्याती मंजरनामा भी सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद